अगला टॉपिक देख रहे हैं जल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। इससे पहले हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि जल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या हैं। आज हमको रासायनिक गुण के बारे में जानना है। तो पहला पॉइंट है स्थायित्व। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। स्थायित्व का मतलब होता है बच्चों कि साधारण ताप पे, है ना, साधारण ताप पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में सहयोग करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, और उसी साधारण ताप में जब इनकी मध्य वियोजन होता है, मतलब हम उसमें ताप अगर बढ़ाते चलें तो धीरे धीरे उनका वियोजन की प्रक्रिया होती है। तो वियोजन में प्रक्रिया में क्या होता है, वो दोनों टूटते हैं। तो मतलब पहले क्या होता है, H2 + O2 संयोजन की प्रक्रिया हो रही है। संयोजन की प्रक्रिया हुई सामान्य ताप पे, तो H2O का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। अब वियोजन की प्रक्रिया हो रही है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जा रहे हैं, तो 2H2O 1500 केल्विन पे, मतलब इतने तापक्रम पे अगर करते हैं तो H2 और O2 ये हमको गैस में मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, द्रव्य अवस्था में है, लिक्विड में है, और यहाँ पे हमको गैस अवस्था में ये दो पदार्थ मिल रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्थायित्व कहते हैं। पुनः ताप को अगर हम कम कर दें बच्चों और दाब को बढ़ा दें तो हमको फिर से ये जल में प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं अम्ल क्षार प्रवृत्ति। तो जल क्या होता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उभयधर्मी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो एक प्रकृति होती है वो क्यों होती है, इस वजह से क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन है, देखो जल को जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जब इलेक्ट्रोड के द्वारा, है ना, इसे इलेक्ट्रोड के द्वारा गर्म करते हैं, है ना। तो ये जो जल है, ये जल दो आयनों में टूटता है, एक H+ आयन और एक होता है OH- आयन। तो आपको मालूम है H+ आयन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, अम्लों के लिए, ठीक है, और OH- किसके लिए उपयोग करते हैं, क्षार के लिए। तो देखो अम्ल और क्षार की प्रकृति जल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म करते हैं, जैसे आपने पानी गर्म करने का एक इलेक्ट्रोड रॉड देखा है, इस तरीके से आपके घर में होगा। ये रॉड को आप पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ये जो कॉइल है ये क्या करता है, पानी को गर्म करता है। और देखना उसमें थोड़ा सा, उसे टच मत करना, देखना तो पानी में इस तरीके से आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एकदम इस तरीके से लहराता हुआ। जब वो गर्म होता है तो इलेक्ट्रोड की मदद से H2O दो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, H+ आयन, OH- आयन। H+ आयन अम्ल के लिए उपयोग किए जाते हैं, अम्ल को प्रदर्शित करने के लिए, और OH- क्षार के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जल अम्लीय प्रकृति का भी होता है और क्षारीय प्रकृति का भी होता है। अब देखो यहाँ पे अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब होता है बेटा, जैसे कि डिस्ट्रॉय होना, डिकम्पोज होना, धीरे धीरे उनका क्षय होना। तो धीरे धीरे क्षय होकर कोई उत्पाद का निर्माण करना या डिकम्पोज होकर उत्पाद का निर्माण करना कहलाता है अपघटनीय अभिक्रिया। तो अपघटनीय अभिक्रिया के लिए हम कोई भी धातु का हाइड्राइड उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम किसकी क्रिया करवाएंगे, धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड मतलब कैल्शियम हाइड्राइड की मैं अभिक्रिया करवा रही हूँ जल से, ठीक है। तो जब मैं जल से इसकी अभिक्रिया करवाऊंगी तो मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस मुझे हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब भी मैं धातु के हाइड्राइड से क्रिया करवाऊंगी जल का, तो अपघटनीय अभिक्रिया होगी। अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब होता है H2 अणुओं का निकलना। क्या होता है, H2 अणुओं का निकलना, ठीक है। अगला रासायनिक अभिक्रिया देखें, धातु व अधातुओं से क्रिया। जाहिर सी बात है, धातु हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, जितने भी एस ब्लॉक के क्या है, एलिमेंट हैं, तत्व हैं, तो वो धातु हो गए। इससे जल की क्रिया करवा रहे हैं, जल की क्रिया करवाएंगे। फिर जल की क्रिया करवाओ तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, NaOH हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है,
H+ आयन हमारा निकल जाएगा। अब अधातु से क्रिया कराने पे हमको देखो याद रखना, धातु से जब हम जल की क्रिया कराते हैं तो क्षार का निर्माण होता है। याद रखना, फिर से मैं बोल रही हूँ, धातु से जब हम जल की क्रिया करवाते हैं तो क्षार का निर्माण होता है। अधातु से जल की क्रिया कराने पे अम्ल का निर्माण होता है। अधातु में हमारा है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी है, ठीक है। तो जल से जब हम क्रिया करवा रहे हैं तो HF आपका बन गया, ठीक है, और आपका OH जो एक्स्ट्रा है वो आपका ईजिली निकल जाएगा। तो OH आपका यहाँ पे निकल जा रहा है, ये HF बन रहा है, ये अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। तो इसी तरीके से आप बाकी रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो रही है। इसमें एक और एग्जाम्पल आता है लवण, लवण का जल अपघटन, लवण का जल अपघटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6वें नंबर की रासायनिक अभिक्रिया है। देखो लवण से क्रिया करवाना, NaCl, कोई भी लवण ले लो, ये साधारण नमक मैंने ले लिया, आप ZnCl भी ले सकते हो, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो जब हम इसको जल से क्रिया करवाते हैं बच्चों तो हमारा प्रोडक्ट बनता है। इस H2O को मैं ऐसे लिख रही हूँ, HOH NaOH प्लस HCl। तो हमको क्या मिला, एक प्रबल क्षार मिला और एक प्रबल अम्ल मिला, ठीक है। तो लवण का जल अपघटन क्या होता है, जब हम कोई भी लवण की क्रिया जल से करवाते हैं तो हमें क्षार और अम्ल की प्राप्ति होती है। तो ये सभी आपके बुक में दिए हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो स्थायित्व आपको दिया हुआ है, अम्ल क्षार उभयधर्मी प्रकृति, ब्रेस्टन लॉरी के अनुसार कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो, या मैंने जो आपको बताया वो भी आप लिख सकते हो, सही है। सेकंड पॉइंट, अपघटनीय अभिक्रिया, हमने कैल्शियम हाइड्राइड के साथ उसकी क्रिया करवाई। सेकंड पॉइंट आता है धातु एवं अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया, या डायरेक्टली धातु या अधातु से क्रिया करवा सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन में इजी है, रेडॉक्स रिएक्शन अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। ये वाला उतना नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना, आपको सॉल्ट वाला पूछा जाएगा जो अभी आप समझे हो। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स बना सकते हो बुक के अकॉर्डिंग, या मैंने जो समझाया उसके अकॉर्डिंग भी। थ्योरी वैसे ही लिखना है जिसका आप रिएक्शन कर रहे हो। जल का रिएक्शन लवण से, मतलब कि सोडियम क्लोराइड से जब हम जल की क्रिया करवाते हैं तो क्षार की और अम्ल की प्राप्ति होती है, ऐसा आप थ्योरी लिख सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें समझना है बच्चों कि जो जल की कठोरता है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करती है। जल की अगर कठोरता की बात करूं, ठीक है, देखो पहले तो आपको मालूम है कि जल कितने प्रकार के होते हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक तो मृदु जल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर, और एक होता है कठोर जल, ठीक है। मृदु जल मतलब कि जिसमें आपको क्या कैल्शियम या मैग्नीशियम, मतलब लवण के क्या कार्बोनेट नहीं मिलेंगे, सल्फेट नहीं मिलेंगे, या क्लोराइड नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कठोर जल होते हैं जिनमें हमको क्या मिलता है, लवण मिलता है, मिनरल्स उसमें होता है, तो हम उसको कठोर जल कहते हैं। अब कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। स्थायी कठोर जल वो कठोर जल होते हैं या वो जल होते हैं जिनको गर्म करने पे, मतलब ताप देने पर या गर्म करने पर इसकी कठोरता दूर नहीं की जा सकती, इसकी कठोरता दूर नहीं की जा सकती, तो इसे हम क्या कहते हैं, नहीं की जा सकती, इसे हम कहते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का पूछता है कि स्थायी कठोरता के कारण क्या है। कि स्थायी कठोरता का यह कारण है कि जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड स्थायी कठोरता का कारण होती है। इसे गर्म करके दूर नहीं किया जा सकता, इसका प्रभावी आश्वासन किया जाता है, ठीक है। अब इस अस्थायी कठोरता क्या होते हैं, अस्थायी कठोरता वो होते हैं जिसे गर्म करके आसानी से हटाया जा सकता है, गर्म करके कठोरता दूर की जा सकती है, दूर की जाती है। तो यहाँ पे ये देखो कि अस्थायी जो कठोरता है उसका कारण क्या हो रहा है,
कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो रहे हैं, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जब प्रेजेंट होते हैं जल में तो वो अस्थायी कठोरता है जिसको हम गर्म करके दूर कर सकते हैं, और जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड है उसे हम गर्म करके दूर नहीं करते, तो इसलिए वो स्थायी है और इसलिए ये अस्थायी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम D2 के बारे में पढ़ेंगे, भारी जल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो पे।